मूवी का नाम है प्रोजेक्ट पावर। ये मूवी आज से बहुत साल आगे की कहानी पर बनी हुई है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर ग्रुप के पास जाता है और उन्हें एक कैप्सूल दिखाता है और उन्हें कहता है कि जो भी इस कैप्सूल को खा लेगा उसके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाएगी। दरअसल इन टैबलेट्स को अलग अलग जानवरों के डीएनए से बनाया गया है और इस कैप्सूल को खाने के बाद सबके अंदर आने वाली पावर्स अलग अलग होगी। और अब ये कैप्सूल गलत लोगों के हाथों में चली जाती है क्योंकि वो आदमी उन कैप्सूल्स को उन गैंगस्टर को बेच देता है और ये गैंगस्टर्स इन कैप्सूल को ले जाने के बाद पूरे शहर में फैल जाते हैं और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और अब इसी तरह से 6 हफ्ते बीत जाते हैं। अब हमें रॉबिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास ये 3 टैबलेट्स होती है। अब रॉबिन इन तीनों टैबलेट्स को बेचना चाहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसके मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वह अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहती है क्योंकि रॉबिन के डैड भी अभी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए रॉबिन के अकेले होने के कारण उसके पास पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी है और रॉबिन पैसों की कमी को इन टैबलेट्स को बेचकर पूरा करना चाहती है। रॉबिन सड़क पर घूम रही होती है, तभी उसके पास 3 लड़के आ जाते हैं और उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं। वो 3 लड़के रॉबिन से उसका बैग छीनकर भागने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव फ्रैंक आ जाता है। वो इन टैबलेट्स को खाने की कोशिश करते हैं। तभी फ्रैंक उन्हें रोकता है और कहता है कि इन टैबलेट्स को खाने से तुम्हारे अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स तो आ जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारी मौत भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि इस टैबलेट को हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये बात सुनकर वो तीनों डर जाते हैं और फ्रैंक उन्हें अरेस्ट कर लेता है। फ्रैंक रॉबिन को पहले से जानता है, इसलिए फ्रैंक को पता होता है कि रॉबिन की मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो रॉबिन से उन टैबलेट्स को ले लेता है जिसके बदले उसे वो अपनी बाइक दे देता है, जिसे लेकर रॉबिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें एक यूएस आर्मी के मेजर को दिखाया जाता है और उसे उसके बारे में पता चला है जिसने सबसे पहले इस पावरफुल टैबलेट को खाया है और वो और कोई नहीं बल्कि रॉबिन का कज़न होता है। और वो मेजर उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसका घर बहुत ही अजीब है और हर तरफ से जला हुआ है, जैसे कि कुछ अजीब हरकतें हुई है। घर में हर तरफ गड्ढे होते हैं और मेजर को रॉबिन का भाई भी मिल जाता है। मेजर उसे रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो मेजर की बात नहीं मानता। मेजर के ज़्यादा जिद करने पर वो बाहर तो नहीं आता, लेकिन फिर से वो एक टैबलेट खा लेता है जिसकी वजह से फिर से उसके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती है और वो जलने लगता है। वो मेजर को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन मेजर भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो काफ़ी देर तक मेजर के पीछे भागता है और अब उसके 5 मिनट भी पूरे होने वाले होते हैं। अब 5 मिनट पूरे होने के बाद भी उसकी सुपर पावर ख़त्म नहीं होती क्योंकि वो एक साथ 3 टैबलेट खा लेता है। वो लगातार मेजर के पीछे भागता है और मेजर उससे बचने के लिए बाथरूम में छिप जाता है। मेजर बाथरूम में उस पर गीला कपड़ा करके डाल देता है और उसे पकड़ लेता है। वो मेजर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उसे पानी में डुबो देता है। मेजर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि उस डीलर का नाम जानना चाहता हूँ जो तुम्हें इन टैबलेट्स को सप्लाई करता है। लेकिन ज़्यादा टैबलेट्स खा लेने की वजह से वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मेजर कैसे भी करके बच जाता है। लेकिन मेजर कैसे भी करके उसका मोबाइल अपने साथ ले आता है और जब मेजर उसके मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ उन टैबलेट्स की डील किया करता था। उनमें से एक को मेजर मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए कहता है और दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि रॉबिन होती है। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक बैंक के बाहर होता है। दरअसल बैंक के अंदर एक ऐसा चोर घुस आया है जो पूरे तरीके से इनविजिबल है, जिसे कोई भी देख नहीं सकता। हालांकि बैंक के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन बैंक के अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। उसके बाद फ्रैंक भी एक टैबलेट को निकालता है और उसे खा लेता है और अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर सेट करता है और फ्रैंक भी बैंक के अंदर चला जाता है। और उस चोर के अंदर ऐसी सुपर पावर होती है कि वो जिस रंग के सामने भी जाता है वो उसी रंग का हो जाता है। अब इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस चोर ने भी उस सुपर टैबलेट को खाया है। वो चोर चोरी करने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करता है। वो चोर फ्रैंक से बचकर भागता है और बैंक के बाहर आ जाता है। और जब उस चोर को पता चलता है कि फ्रैंक उसका लगातार पीछा कर रहा है तो वो चोर वहाँ से और भी तेज़ भागता है और साथ ही उस चोर के हाथ एक गन भी लग जाती है,
जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए फ्रैंक के ऊपर फायरिंग करता है। लेकिन उस टेबलेट को खाने के बाद फ्रैंक के अंदर भी सुपर पावर आ चुकी थी और फ्रैंक की स्किन सॉलिड बन चुकी होती है, जिस पर कोई भी मार का असर नहीं होता और ये बात उस चोर को पता नहीं होती। इस गोली के लगने के बाद फ्रैंक बेहोश जरूर होता है, लेकिन वो एकदम ठीक होता है और फ्रैंक किसी बात का फ़ायदा उठाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। हालांकि फ्रैंक उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी फ्रैंक का सीनियर वहाँ पर आ जाता है। फ्रैंक का सीनियर उसका बैज और उसकी गन मांगता है, तो फ्रैंक उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो। फ्रैंक का सीनियर फ्रैंक से कहता है कि दरअसल तुमने भी उस रूल को तोड़ा है, क्योंकि हमें उस टेबलेट को खाने की इजाज़त नहीं थी और हमें उन टेबलेट्स को खाने वालों को पकड़ना है, ना कि खुद टेबलेट खाना है। तो फ्रैंक उन्हें कहता है कि अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो हमें भी सुपर पावर्स की ज़रूरत है, जिसके बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। फ्रैंक अपने सीनियर से कहता है कि मैं उन लोगों को पकड़कर इस शहर से ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं उन टेबलेट सप्लाई करने वालों को भी जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। तो फ्रैंक का सीनियर फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम सच में इस शहर से इन टेबलेट्स को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना होगा, जो इन टेबलेट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। दूसरी तरफ हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कज़न से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो मैसेज उसके कज़न ने नहीं बल्कि मेजर ने किया है। और रॉबिन के आगे जाने पर उसे मेजर मिलता है, जो उसे पकड़ लेता है और अपने कार की डिग्गी में छुपा लेता है और उससे उस टेबलेट के सप्लायर के बारे में पूछता है, लेकिन रॉबिन उसे उसके बारे में नहीं बताती। मेजर रॉबिन से कहता है कि मेरी भी तुम्हारे जितनी एज की एक बेटी है, जिसे कुछ गैंगस्टर्स उठा कर ले गए, और मैं कैसे भी करके अपने बेटी को सही सलामत वापस लाना चाहता हूँ। जिसके बाद रॉबिन भी उस मेजर की बात मान लेती है और उसे उस डीलर के पास ले जाती है, लेकिन उस डीलर को उस पर शक हो जाता है और वो डीलर वहाँ पर ट्रक में बैठकर भागने लगता है। लेकिन मेजर उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। लेकिन बाद में मेजर को पता चलता है कि ये असली डीलर नहीं है, बल्कि डीलर के लिए काम करता है। इस फायरिंग में मेजर भी घायल हो जाता है और वो रॉबिन से मदद मांगता है और रॉबिन भी मेजर की मदद करने के लिए मान जाती है और उन्हें मैप से पता चलता है कि अगली डील कहाँ पर होने वाली है। दूसरी तरफ हमें एक डीलर को दिखाया जाता है, जो एक नई तरीके का कैप्सूल लेकर आता है और वह उन्हें बताता है कि इसे बर्फीली जगह पर रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाया गया है और अब ये लोग इस कैप्सूल को ट्राई करना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग इस कैप्सूल को एक लड़की को खिला देते हैं और उस लड़की को एक चेम्बर में डाल देते हैं और उस चेम्बर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि उस चेम्बर का टेम्परेचर 500 डिग्री कर देते हैं और 500 डिग्री होने के बाद भी उस लड़की का कुछ नहीं बिगड़ता, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैप्सूल कितना पावरफुल है। और तभी वहाँ पर मेजर पहुँच जाता है, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। मेजर वहाँ पर उन सभी लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और डीलर को पकड़ने की कोशिश करता है। मेजर उस डीलर को वहाँ पर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक मेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। फ्रैंक मेजर से कहता है कि मुझे पता है कि पूरे शहर में टैबलेट सप्लाई तुम ही कर रहे हो और अच्छा होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो डीलर एक कैप्सूल को खा जाता है, जिसे खाने के बाद वो एक अद्भुत दैत्य में बदल जाता है। इसी बीच फ्रैंक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर सभी गैस लाइन ओपन कर देता है और जैसे ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो मेजर उस बिल्डिंग को शूट कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और वो डीलर भी ब्लास्ट हो जाता है। और बाहर आने के बाद मेजर को फ्रैंक अरेस्ट कर लेता है और यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और कुछ हाई सिक्योरिटी के पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और ये हाई सिक्योरिटी तभी आती है जब कोई कैप्सूल खाकर मरता है और ये लोग कैप्सूल खाकर मरने वाले उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब फ्रैंक मेजर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और अपने सीनियर को भी बता देता है कि उसने मेजर को अरेस्ट कर लिया है। मेजर फ्रैंक से कहता है कि ये लोग जल्दी एक ऐसा कैप्सूल बनाने वाले हैं जिसके खाते ही इनके अंदर परमानेंट पावर आ जाएगी और हर 5 मिनट के अंदर उन्हें कैप्सूल लेना नहीं पड़ेगा, जिसके बाद ये लोग हमेशा के लिए पावरफुल बन जाएंगे। जिसके लिए वो लोग मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के डीएनए के अंदर कुछ ऐसा है जो उनको इस कैप्सूल को बनाने में मदद करेगा, जिसके लिए उन्होंने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है।
अब फ्रैंक को भी मेजर की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर एक शिप के पास जाते हैं और इस शिप का नाम है जेनेसिस। यहाँ पर वो सभी लोग हैं जो इन टेबलेट्स की डील करते हैं। मेजर जानबूझकर अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है और वो लोग मेजर को शिप के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर मेजर के पीछे पीछे फ्रैंक और रॉबिन भी होते हैं। रॉबिन छुपकर वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर कैमरे लगे हुए होते हैं और वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। और रॉबिन वहीं से फ्रैंक को गाइड करती है और वहाँ पर वो भी एक ऑफिसर होता है जो इन डीलर्स के लिए काम करता है। और वो एक टेबलेट खा लेता है और वो भी पावरफुल हो जाता है। और टेबलेट खाने के बाद वो कैमरे वाली रूम की तरफ जाता है जहाँ पर रॉबिन होती है, लेकिन उसके पहले रॉबिन वहाँ से निकल चुकी होती है और रॉबिन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर मेजर की बेटी को रखा गया है। वहाँ पर पहुँचने के बाद रॉबिन को पता चलता है कि बहुत टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती थी और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मेजर को भी बनाया गया था। उस टाइम सोल्जर्स पर एक ऐसी गैस छोड़ी गई थी जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स पावरफुल बन जाए। दरअसल ये गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती थी ताकि वो सभी कंट्रीज़ की पावर को ख़त्म कर दे और पूरी दुनिया पे राज कर सके। और लेकिन जब ये बात मेजर को पता चली तो मेजर वहाँ से भाग गया और कुछ समय बाद मेजर को एक बेटी हुई। और जब वो बेटी बड़ी हुई तो साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि मेजर की बेटी के डीएनए के अंदर कुछ खास है और साइंटिस्ट मेजर की बेटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन ये सब करने के लिए मेजर ने मना कर दिया। उसके बाद मेजर पर हमला करवाकर उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया ताकि मेजर की बेटी के डीएनए के ऊपर रिसर्च करके और भी ज़्यादा पावरफुल कैप्सूल बनाई जा सके। अब ये सब लोग बचकर यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डॉक्टर गार्डनर आ जाती है और वो रॉबिन को पकड़ लेती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर गार्डनर ही इस पूरे प्रोजेक्ट की मेन हेड है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाती है। वो रॉबिन को पकड़ लेती है जिसके बदले वो मेजर की बेटी की डिमांड करती है। तभी डॉक्टर गार्डनर के सभी लोग उन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी मेजर एक कैप्सूल खा लेता है। हालांकि मेजर पहले से ही पावरफुल होता है और कैप्सूल खाने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी बॉडी से गर्म हीट निकलने लगती है जिसकी वजह से उसे एक भी गोली नहीं लगती और गोली चलाने वाले आसपास के सभी लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें डॉक्टर गार्डनर भी मारी जाती है और साथ ही मेजर की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तभी मेजर की बेटी मेजर के पास आती है जिसमें कुछ खास पावर होती है। वो अपनी पावर से अपने डेड मेजर को जिंदा कर देती है। अब ये चारों लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक को पता होता है कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, इसलिए फ्रैंक मीडिया के सामने गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहता है। लेकिन मेजर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले वो रॉबिन को एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जिससे वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। और साथ ही रॉबिन एक रैपर बनना चाहती थी, जिन पैसों से वो रैपर बनने की शुरुआत करती है और वो रैपर में अपना कैरियर बनाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।